अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज होमियोस्टेसिस का पहला लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो इससे इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो हम सबसे पहले इसके लफ्ज़ को तोड़ते हैं। होमियो का मतलब होता है टू स्टे सेम। होमियो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब है टू स्टे, यानी कि टू स्टे सेम। ये लफ्ज़ जो है वो वाल्टर ब्रेडफर्ड कैनन ने 1926 में कॉइन किया था। इसकी पैदाइश 1871 से में हुई थी, और इसका इंतकाल जो था वो 1945 में हुआ था। डेफिनेशन इसकी हम देखें तो अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस दैट हेल्प्स लिविंग थिंग्स मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी इवन व्हेन आउटसाइड कंडीशन चेंज। यानी कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार जो हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल स्टेबल रखते हैं, एक सूटेबल लिमिट में रखते हैं। बाहर वाले इन्वायरमेंट भली चेंज हो जाए, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो है एक सूटेबल लिमिट में रहेगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये इसेंशियल है लाइफ को कंटिन्यू रखने का। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लाजमी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। कीप बॉडी फंक्शंस स्टेबल इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट जो माहौलियाती तब्दीलियां होती हैं उसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को एक सूटेबल लिमिट में रखना लाजमी होता है। अगर हम ये देखें कि होमियोस्टेसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, नीड क्यों है। ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, लैंड, वाटर, विथ वेरिंग कंडीशन मॉडरेट टू एक्सट्रीम। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं। कुछ ऐसे जो हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। कहीं पे मॉडरेट होती हैं कंडीशंस, और कहीं पे एक्सट्रीम होती हैं। मकसद ये है कि कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं पे कम होगा, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होगी तो कहीं पे सर्दी ज़्यादा होगी, कहीं पे साल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी तो कहीं पे कम होगी, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है को तो कहीं पे हमें ऑक्सीजन कम मिलती है। तो इन कंडीशंस में इंटरनल कंडीशन को या इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना ही होम्योस्टेसिस है। दीज कंडीशंस अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स, सो दे मस्ट अडॉप्ट विद फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इन कंडीशंस के अंदर जो जानदार हैं वो लाज़मी तौर पे अफ़ेक्टेड होते हैं, और उनको लाज़मी तौर पे फ़िज़िकल और फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ अपने अंदर करनी पड़ती हैं ताकि वो इन कंडीशंस में ज़िंदा रहने के काबिल बन सकें। दे नीड टू कीप दियर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट विथिन सूटेबल लिमिट फॉर सर्वाइवल। तो उनको सर्वाइव करने के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक सूटेबल लिमिट में रखना लाजिम है। हम ये देखें कि इंटरनल इन्वायरमेंट बनाती कौन सी चीज़ें हैं। इसमें बॉडी फ्लूइड है, टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन सिस्टम है। यानी कि इसमें हमारे पास बॉडी फ्लूइड में लिम्फेटिक सिस्टम आता है, ब्लड सिस्टम आता है, फिर टिश्यूज आ जाते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, यानी कि हार्मोन्स के इसके ज़रिए, इसके अलावा नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए। होम्योस्टेसिस हेल्प करता है बॉडी को किस तरीके से। यहाँ पे हमें 3 सिस्टम्स नज़र आते हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं, या जिसके ज़रिए होम्योस्टेसिस किया जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट को एक सूटेबल लिमिट में रखा जाता है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें कंट्रोल किया जाता है वाटर और साल्ट के लेवल को। इस वाटर की क्वांटिटी और साल्ट की क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। एक्सक्रीशन के अंदर हम देखें तो ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। थर्मल रेगुलेशन को देखें तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसीलिए दस होम्योस्टेसिस इज लाइक द बॉडीज इंटरनल बैलेंस सिस्टम। इट कॉन्स्टेंटली एडजस्ट टू कीप एवरीथिंग रनिंग स्मूथली नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। यानी कि ये एक इंटरनल बैलेंस सिस्टम है
जो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्मूथली तौर पे रन कर रहा होता है, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में भले ही कुछ भी चल रहा हो। या दूसरे लफ्ज़ों में homeostasis is the ability to stay stable inside while dealing with changes outside। कि ये एक एबिलिटी है, ये एक काबिलियत है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखा जाए बाहर के एनवायरनमेंट के साथ डील करते हुए। बाहर का एनवायरनमेंट अगर चेंज भी होता है तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रहे। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि कौन-कौन सी जगहों पे हमें होमोस्टेसिस देखने को मिलती है, इसी लिए हमें थर्मोरेगुलेशन एक आम या ज़्यादातर मिसालें नज़र आती हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मिसाल के तौर पे अगर अ हम अपना बॉडी टेम्परेचर देखें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है। अगर बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को 37 को किस तरीके से मेंटेन करती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें स्वीटनिंग होती है, यानी कि ये स्वीट आपको पसीना आता है और जब पसीना आता है तो वो एवापोरेट होता है। तो लाज़मी तौर पे एवापोरेशन एक कूलिंग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है जो आपके बॉडी को कूल डाउन कर देता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव नहीं जाने देता। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट होती हैं, फूलती हैं। जब वेसल्स फूलती हैं यानी कि उनका डायामीटर बड़ा होता है तो इस कंडीशन को, इस मरहले को हम वेसोडायलेशन कहते हैं, जो लाज़मी तौर पे इंटरनल बॉडी हीट को बाहर रिलीज़ करती है। अगर हम ये देखें कि हम बहुत ठंडे इलाके में हैं या ठंड में हैं तो यू शिवर, आप क्या, आपकी बॉडी में सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होता है? आप शिवर करते हो, आप कँप-कँपाते हो। ये कँप-कँपाना एक मसल मूवमेंट होती है जो कि हीट को जनरेट करती है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? वो सिकुड़ती हैं, जिसको हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसमें वेसल्स का जो डायामीटर होता है वो कम हो जाता है ताकि हीट को कंज़र्व किया जा सके। ब्लड ग्लूकोज़ को देखा जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज़ की जो मिकदार है ब्लड के अंदर उसको 80 से लेके 120 एमजी तक रखना एक लाज़मी मसला होता है। अगर आप ग्लूकोज़ खाते हो या फिर आप एक मील लेते हो तो लाज़मी तौर पे आपका ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी उस ब्लड ग्लूकोज़ को इस सूटेबल लिमिट में रखने के लिए क्या करेगी? इंसुलिन रिलीज़ करेगी, जो कि लाज़मी तौर पे जब इंसुलिन को रिलीज़ किया जाएगा, वो सेल्स को और लिवर को कहेगा कि इस ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रखो। यानी कि ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन की फ़ॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर और लिवर के अंदर। अगर ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाए तो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है ग्लूकागॉन को। जब ये ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है तो ये हमारे स्टोर्ड शुगर, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में होता है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज़ में ताकि इसकी मिकदार को बढ़ाया जा सके, यानी कि एक सूटेबल लिमिट में रखा जा सके। इसी तरीके से अगर हम मिनरल बैलेंस की बात करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? अगर वाटर और साल्ट को देखा जाए तो मिसाल के तौर पे अगर हम डिहाइड्रेशन, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की मिकदार कम हो जाए तो एटीएच रिलीज होता है जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये किडनीज को एक कंडीशन देता है या किडनीज को एक ऑर्डर देता है कि आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और लेस यूरिन को प्रोड्यूस करें। इसके अलावा आपको प्यास लगती है और आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी जिस्म के अंदर पानी की मिकदार मुकम्मल हो जाए। और अगर पानी बहुत ज़्यादा है हमारी ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो एडीएच कम रिलीज़ होता है और इस कम रिलीज़ होने की वजह से किडनीज़ जो हैं वो ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को भी देखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग ड्यूरिंग रनिंग रनिंग या इसी किसी अमल में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड
की मिकदार बढ़ती है, तो ब्रेन लंग्स को सिग्नल देता है कि आप ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा गहरे साँस लें, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है और ऑक्सीजन को बढ़ाती है। यानी कि जिसमें हम यूँ कहते हैं आप हाँफना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप लंबे-लंबे साँस लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम एसिड बेस बैलेंस को देखें, तो हमारे ब्लड का पीएच जो है वो तकरीबन 7.4 या 7.3 और 7.4 के अराउंड जो है वो मेंटेन रखना लाज़मी होता है। अगर ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाए, तो हमारी किडनी प्रोटॉन आयन को रिलीज़ करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अगर ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो हमारा जो ब्रीथिंग है वो स्लो हो जाती है। ब्रीथिंग स्लो होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर ही रहती है, वो बाहर रिलीज़ कम हो रही होती है। किडनी जो है वो प्रोटॉन को रिटेन करती है, वो बाहर नहीं निकालती। इसके अलावा अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई सवाल या कोई आपके ज़हन में कुछ और कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आके अपना कमेंट लिखें, सवाल लिखें, तो आपको इस चीज़ का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाअल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड कर दी जाएँगी जल्दी इंशाअल्लाह। थैंक यू।